जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है कुंदन गौतम और आपका स्वागत है कुंदन गौतम ईडीयू की इस नई वीडियो में। हाल ही में 28 मई के दिन हमारे देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगोल नामक एक सत्ता के प्रतीक की स्थापना की है, जो कि अपने आप में एक विशेष गतिविधि है। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम रूपरेखा समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले हम खबर देखेंगे कि वर्तमान खबर क्या है। खबर को जानने के बाद हम देखेंगे कि सिंगोल क्या है, इसकी परिभाषा पर बात करेंगे, इसके महत्व पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत के इतिहास में इसका क्या महत्व रहा है, भारत की आज़ादी में इसकी क्या भूमिका थी, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है उसकी विशेषताओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अंत में एक प्रश्न भी देखेंगे जो एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही यह पूरा विषय जो विषय हम आज पढ़ेंगे ये विषय भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सिंगोल क्या होता है यह जानते हैं। सिंगोल जो है मुख्य तौर पर दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है, सदर्न इंडिया से जुड़ा हुआ है। और सदर्न इंडिया अपने आप में सांस्कृतिक तौर पर विशेष महत्व रखता है और अध्ययन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। दक्षिण भारत में एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी रही, एक महत्वपूर्ण वंश रहा जिसका नाम था चोल डायनेस्टी या चोल साम्राज्य। और चोल साम्राज्य में एक बहुत ही विशेष समारोह का आयोजन किया जाता था। यानी जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता था, यानी कि एक नए राजा का राज्याभिषेक होता था, तो इस दौरान सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक प्रतीक का उपयोग किया जाता था जिसे हम आज सिंगोल के नाम से जानते हैं। यानी सिंगोल क्या है, तो सिंगोल जो है वो तमिलनाडु का एक राजदंड है, क्योंकि चोल राजवंश का या चोल डायनेस्टी का जो प्रमुखतः संबंध था वो तमिलनाडु से था, तो इसीलिए तमिलनाडु से इसे जोड़कर देखा जाता है। और इसका जो आकार होता है वो मुख्य तौर पर भाले की तरह होता है या एक ध्वज दंड की तरह होता है, मतलब जिस पर हम झंडा लहराते हैं उस ध्वज के दंड की तरह होता है। इसके अलावा सिंगोल को एक अधिकार के प्रतीक की तरह या सत्ता के प्रतीक की तरह भी देखा जाता है, जहाँ पर एक शासक दूसरे शासक को अपनी सत्ता ट्रांसफ़र कर रहा होता है। यानी कि अगर कोई एक राजा अपने बेटे या भाई को सत्ता देता था तो प्रतीक के तौर पर चोल साम्राज्य में सिंगोल दिया जाता था। और इसीलिए सिंगोल को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि चोल राजवंश के दौरान जो सिंगोल था वो शक्ति, वैध्यता और संप्रभुता, इन चीज़ों का एक फिजिकल रूप बन गया था, मतलब एक मूर्त रूप बन गया था। यानी कि जब हम किसी को सिंगोल देते थे चोल राजवंश के दौरान, कोई राजा किसी दूसरे राजा को या अपने पुत्र को या अपना कोई भी संबंधी उसको सिंगोल देता था, तो इसका मतलब था कि वह उस दूसरे व्यक्ति को अपनी शक्ति दे रहा है, अपनी वैध्यता दे रहा है और अपनी संप्रभुता दे रहा है। और इसी वजह से इसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि चोल राजवंश के दौरान जो कला थी, यानी जो वास्तुकला थी, साहित्य था, इसके अलावा जो वहाँ की संस्कृति थी, उसके संरक्षण पर बहुत जोर दिया जाता था। इसी वजह से सिंगोल को तमाम कलाओं के संगम के तौर पर भी देखा जाता है। और जो सिंगोल था उस समय प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था। और उस समय सिंगोल इतना प्रसिद्ध हुआ था कि चोल राजवंश का पर्याय तक बन गया था। यानी कि एक समय पर सिंगोल की बात की जाती थी तो अक्सर लोगों के दिमाग में चोल राजवंश ही आता था, इतना महत्वपूर्ण था सिंगोल। ये तो चोल राजवंश की बात हुई, सिंगोल की बात हुई। इसके अलावा आधुनिक समय में बात करें तो वर्तमान समय में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो वर्तमान समय में सिंगोल को सांस्कृतिक तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आम जनता के बीच इसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और ये आम जनता के बीच विरासत और संस्कृति का प्रतीक भी बन गया है। और संभवतः यही वजह है कि तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कई अन्य हिस्सों में आज भी जब कहीं कोई विशेष कार्यक्रम या कोई विशेष सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होता है या कोई समारोह आयोजित होता है, तो वहाँ पर इस सिंगोल को एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर शामिल किया जाता है। इसके अलावा हम अगर वर्तमान समय में बात करें तो संसद भवन में जो समारोह हुआ, जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वहाँ पर सिंगोल की स्थापना की गई, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इस स्थापना को दक्षिण भारत के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में भी देख सकते हैं हम, या उत्तर भारत और दक्षिण भारत का कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में भी सिंगोल को देख सकते हैं। ये तो हुई सिंगोल की बात। अब आगे देखते हैं कि भारत की आज़ादी में सिंगोल की क्या भूमिका थी। यानी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की आज़ादी के दौरान सिंगोल ने क्या भूमिका निभाई थी। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था
तो उस समय जो भारत के वायसराय थे, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भारत के तत्कालिक सबसे बड़े नेता जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रश्न किया कि जब ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा तो उस समय क्या कोई समारोह आयोजित किया जाएगा कि सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर कौन सा फेस्टिवल करेंगे या किस तरह की सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा या किस तरह की गतिविधियां होगी। तो अब इस पर पंडित नेहरू के पास इस संबंध में कोई जवाब मौजूद नहीं था। तो उन्होंने उस समय तो जवाब नहीं दिया, लेकिन इस संबंध में उपाय खोजने के लिए वो भारत के तत्कालीन और अंतिम गवर्नर जनरल, जो भारतीय गवर्नर जनरल हुए थे, सी राजगोपालाचारी, उनसे परामर्श करने गए। चूंकि जो सी राजगोपालाचारी थे उनका संबंध तमिलनाडु से था, वो तमिलनाडु से संबंध रखते थे, तो उनका संबंध दक्षिण भारत से था। तो ऐसे में सी राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू को चोल राजवंश की एक परंपरा के बारे में बताया। उन्होंने नेहरू जी को बताया कि जब चोल राजवंश में सत्ता का ट्रांसफर होता था, मतलब उस समय जैसे ब्रिटिश सत्ता भारत के हाथ में आ रही थी, भारत आज़ाद हो रहा था, तो उन्होंने इतिहास के बारे में बताया कि जब चोल राजवंश में सत्ता हस्तांतरित किया जाता था यानी पावर का ट्रांसफर होता था, तो राजा अपने उत्तराधिकारी को सेंगोल भेंट देता था और सेंगोल को सत्ता का प्रतीक माना जाता था। और यह सुझाव पंडित नेहरू को बहुत पसंद आया और इसी सुझाव की पालना का विचार किया गया। इसके बाद सेंगोल के निर्माण की जिम्मेदारी थी, यानी निर्माण की बारी थी। तो जो सेंगोल के निर्माण की जिम्मेदारी थी वो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ही दी गई। अब इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो तमिलनाडु गए और तमिलनाडु में उन्होंने वहाँ पर जो सबसे बड़ा मठ है उस मठ से संपर्क किया और वहाँ के सबसे बड़े मठाधीश थे, उन्होंने सेंगोल के निर्माण की जिम्मेदारी चेन्नई की एक ज्वेलरी कंपनी को दी। और उस ज्वेलरी कंपनी के 2 कलाकार थे, उन दोनों कलाकारों ने सेंगोल का निर्माण किया था। और सबसे विशेष बात यह है कि जो वो 2 कलाकार थे जिन्होंने उस समय भारत की आज़ादी के समय सेंगोल का निर्माण किया था, वो वर्तमान समय में आज भी जिंदा है। अगर सेंगोल की लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 5 फीट लंबा होता है और इसके ऊपरी हिस्से पर एक नंदी बैल है, यानी नंदी की संरचना देखने को मिलती है। और दक्षिण भारत में नंदी की संरचना को न्याय के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, यानी सिंबल ऑफ जस्टिस के तौर पर देखा जाता है। और यही वजह है कि इसे अब भारतीय संसद में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि एक तरह से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय संसद भी न्याय के प्रतीक के तौर पर काम करेगी। इसके अलावा अब यह दिल्ली तक पहुंचा कैसे, यानी उस समय यह दिल्ली तक कैसे पहुंचा, तो इसके पीछे की भी एक कहानी है कि यह समारोह में कैसे शामिल हुआ। जब चेन्नई के कलाकारों द्वारा इसका निर्माण कर लिया गया था, उस समय भारत की आज़ादी के समय जब चेन्नई के कलाकारों द्वारा इसका निर्माण कर लिया गया था, तो इसको जो दिल्ली लाया गया, तो सबसे पहले दिल्ली लाने के बाद तत्कालीन वायसराय जो माउंटबेटन थे उनके पास पहुंचाए। माउंटबेटन ने इसे स्वीकार किया और इसे कुछ समय बाद वापस माउंटबेटन से ले लिया गया। ये माउंटबेटन को इसीलिए दिया गया था, यानी जो लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के अंतिम वायसराय, ये उनको इसीलिए दिया गया था क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो, और सत्ता का जो ट्रांसफ़र था वो ब्रिटिश सरकार से भारत सरकार को हो रहा था। मतलब भारत उस समय ब्रिटिश सरकार का गुलाम हुआ करता था और भारत की आज़ादी जो थी यानी ब्रिटिश सरकार से सत्ता लेकर भारत सरकार को दी जा रही थी। इसी कारण ये सबसे पहले माउंटबेटन को दिया गया था और इसके बाद इस सिंबल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पंडित नेहरू को दिया गया। एक औपचारिक समारोह के दौरान एक औपचारिक समारोह हुआ था, एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी और इस तरह सेंगोल द्वारा भारत में ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। मतलब भारत का जो पूरा ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था, बहुत बड़ी बात है, यानी भारत की जो पावर का ट्रांसफ़र हुआ था ब्रिटिश इंडिया से हमारा आज का सोवरिन इंडिया, तो वो सेंगोल के माध्यम से हुआ था। उसका जो प्रतीक था वो सेंगोल था, ये इतना महत्वपूर्ण है। तो ये थी 1947 में सत्ता के ट्रांसफ़र की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नए संसद भवन में इसके महत्व पर बात करते हैं, जो नए संसद भवन में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो भारत में जो 28 मई के पहले संसद भवन था, या कहे कि जो हमारा पुराना संसद भवन था, इसका जो निर्माण था ये हुआ था वर्ष 1927 में, 1927 में पूर्ण हुआ था। और इस पुराने संसद भवन का जो डिज़ाइन था वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियंस ने बनाया था। जो सर एडविन लुटियंस थे एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे, इन्होंने ब्रिटिश वास्तुकार थे, इन्होंने इसको तैयार किया था।
और यही वजह है कि संसद भवन और उसके आसपास का जो इलाका है, या जैसे पीएम आवास है, राष्ट्रपति आवास है, और पूरा इलाका है जो पीएम आवास, राष्ट्रपति आवास, पुराने संसद भवन, वर्तमान संसद भवन वाला भी इलाका, इसको लुटियन दिल्ली के नाम से जाना जाता है। लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। और लुटियंस दिल्ली जो है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पर भारत से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि लुटियंस दिल्ली में ही प्रधानमंत्री आवास मौजूद है, यहीं पर प्रधानमंत्री कार्यालय संसद भवन भी मौजूद है। इसी वजह से लुटियन दिल्ली को महत्वपूर्ण माना जाता है। और लुटियंस दिल्ली को बनाने का श्रेय जो था वो एडविन लुटियंस को दिया जाता है। तो उस समय 1927 में इन्होंने हमारे संसद भवन का निर्माण किया था। लेकिन अब संसद भवन के निर्माण की अवधि जो है, जो हमारा संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था, वो 2027 में 100 साल पूरे हो जाएंगे उसके, यानी लगभग 100 साल के आसपास हो चुकी थी ये बिल्डिंग। यह भवन हमारे देश की जो सेवा कर रहा है वो पिछले 100 सालों से कर रहा है। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि उस संसद भवन में अत्यधिक क्षमता मौजूद नहीं थी, बहुत अधिक लोग उस संसद भवन में बैठ नहीं सकते थे। इसी वजह से एक तो उसकी क्षमता बहुत कम थी, इसके अलावा उसे बहुत पहले बनाया गया था। तो ऐसे में वहाँ पर कुछ सेफ्टी कंसर्न्स भी थे, यानी बहुत ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न्स थे। यदि आग लग जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, और उसका निर्माण जिस तरह से किया गया था वो जो मतलब उसका कोई डॉक्यूमेंट या उसका कोई ब्लूप्रिंट मौजूद नहीं है। तो ऐसे में वो जो पूरी संरचना है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है, उसको लेकर भी हमारे पास कोई साक्ष्य या कोई सबूत मौजूद नहीं है। और इसीलिए भारत सरकार द्वारा एक नए संसद भवन के निर्माण की आवश्यकता को महसूस किया गया था। और इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना की शुरुआत की थी। और सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत मुख्य तौर पर जो लुटियंस दिल्ली है उसमें जो इम्पोर्टेंट जगह है उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। मतलब जो इम्पोर्टेंट जगह है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसमें लुटियंस दिल्ली, जिसको एडविन लुटियंस ने निर्माण किया था, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। पुरानी बिल्डिंगों को नया बनाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति भवन शामिल है जिसको नए सिरे से बनाया जा रहा है, उपराष्ट्रपति आवास है, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय, इन तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ों को या इम्पोर्टेंट भवनों को, ये जो बिल्डिंग्स हैं, इनको नए सिरे से डिज़ाइन किया जा रहा है। और इसी परियोजना के हिस्से के तौर पर हमारा नया संसद भवन भी बनाया गया है, जो लगभग 2.5 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। अब नए संसद भवन की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो हमने पहले भी बात की थी, यानी अभी हमने पहले भी बात की थी, जो हमारा पुराना संसद भवन था उसमें बहुत कम लोग बैठ सकते थे, मतलब उसमें जो सीट्स की संख्या थी वो सीमित थी। पर जो नया संसद भवन है उसमें ज़्यादा सीटें हैं, वो ज़्यादा सुविधाएं मौजूद है। जैसे हमारे नए संसद भवन में जो लोकसभा का चेंबर है, यानी जो लोकसभा का चेंबर बनाया जाएगा, उसमें तकरीबन 888 लोग बैठ सकते हैं। मतलब लोकसभा में 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि पहले जो संख्या थी पुराने संसद भवन में वो 543 के आसपास थी, 543 के आसपास थी लगभग कह सकते हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा का चेंबर है उसमें तकरीबन 384 लोग बैठ सकते हैं, जबकि जो हमारी मौजूदा व्यवस्था थी 28 तारीख के पहले की, उसमें 250 लोग ही बैठ सकते थे, यानी 250 सांसद ही बैठ सकते थे। तो ये सांसदों की संख्या की बात हुई, यानी जो स्ट्रेंथ की बात हुई। इसके अलावा हमारा जो नया संसद भवन है उसमें एक सेंट्रल हॉल यानी केंद्रीय सभागार मौजूद नहीं है। हमारा जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है उसमें केंद्रीय सभागार मौजूद नहीं है, जबकि पुराने संसद भवन में केंद्रीय सभागार मौजूद था, जहां पर दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक, जिसे ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं, उसका आयोजन किया जाता था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब नए संसद भवन में संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो वो उसके लिए जो व्यवस्था की गई है नए संसद भवन में, संयुक्त बैठक का आयोजन लोकसभा के चेंबर में किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा का जो चेंबर है वह बहुत विशाल तौर पर बनाया गया है। और इसके अलावा जो हमारा नया संसद भवन है वो उसे अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बनाया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरास को बेहतर ढंग से विकसित किया गया है। इसके अलावा सेफ्टी कंसर्न्स को भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है, जैसे कि आग लगने की स्थिति में बेहतर ढंग से मैनेज कैसे किया जाएगा, अर्थक्वेक को बेहतर ढंग से कैसे मैनेज किया जाएगा, यदि कोई आतंकी हमला होता है तो उसको बेहतर ढंग से कैसे मैनेज किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को नए संसद भवन में एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो जाहिर तौर पर जो नया संसद भवन है वो वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा और भारतीय लोकतंत्र का या हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा।
तो ये पूरे विषय की बात हुई। अब हम अंत में एक सवाल की बात कर लेते हैं और यह सवाल जो है वह आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए, नए संसद भवन की परिकल्पना ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस द्वारा की गई थी। बी, नए संसद भवन में संयुक्त बैठक का प्रावधान लोकसभा भवन में किया गया है। सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन विषयों पर बात की गई है वो आपको समझ में आए होंगे और यदि आप इस जानकारी की PDF चाहते हैं तो इस वीडियो की PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।